हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर आकांक्षा अग्रवाल, आपकी गुरु माँ, एंड आई वेलकम यू ऑल आज के जबरदस्त अमेजिंग पॉडकास्ट ऑफ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टूडेंट्स, अगर नीट में वेटेज की बात करें तो 8 से 10, जी हाँ 8 to 10 क्वेश्चंस तक इस चैप्टर से आ रहे हैं पिछले कुछ सालों से, यानी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। इनहेरिटेंस का मॉलिक्यूलर बेसिस यानी वो कौन सा मॉलिक्यूल है, जेनेटिक मटेरियल है जो ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। यानी इसमें हम बात करेंगे डीएनए आरएनए की, और उसके बाद कैसे डीएनए से डीएनए बनता है यानी रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनता है यानी ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनता है यानी ट्रांसलेशन। ये सारे स्टेप्स पढ़ने हैं और फिर हम समझेंगे कि 24 घंटे हर सेल में हमेशा ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन तो होता नहीं रहता, तो रेगुलेशन कैसे करते हैं जीन एक्सप्रेशन का। पर कहानी की शुरुआत हम करेंगे डीएनए से। स्टूडेंट्स, डीएनए के बारे में इतना बेसिक्स आप सबको पता है, बायोमोलिक्यूल्स में मैं पढ़ा चुकी हूं कि इसका फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। नाउ माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले एक्चुअली डीएनए जो है ये सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है, जबकि आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड ये जेनेटिक मटेरियल है इन सम वायरसेस लाइक टोबैको मोजाइक वायरस, क्यूबी बैक्टीरियोफाज। इसके अलावा इसमें अडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह भी ये वर्क करेगा, क्योंकि टीआरएनए अमीनो एसिड्स चुन चुन के लाता है। ये कैटालिटिक एक्टिविटी भी करता है, क्योंकि आरआरएनए 23 srRNA प्रोकैरियोट्स में, 28 srRNA यूकैरियोट्स में कैटलिस्ट की तरह, एंजाइम की तरह भी काम करता है, राइबोजाइम जिसे कहते हैं। एंड ऑफ कोर्स ये मैसेंजर मॉलिक्यूल भी है एमआरएनए। तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए सम वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल प्लस अडेप्टर मॉलिक्यूल प्लस कैटालिटिक प्लस मैसेंजर मॉलिक्यूल भी है। नाउ दोनों ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड हैं, यानी न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर हैं। हम जानते हैं न्यूक्लियोटाइड में सेंटर में शुगर होती है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज है, आरएनए में राइबोज है। राइबोज के सेकेंड कार्बन से ओ ऑक्सीजन रिमूव करते हैं तो डीऑक्सीराइबोज बनती है, और यही कारण है कि डीएनए की शुगर मोर स्टेबल है, और इसीलिए डीएनए मेनली जेनेटिक मटेरियल होगा। उसका एक रीजन ये स्टेबिलिटी भी होती है। नाउ दोनों में ही शुगर के फर्स्ट कार्बन के साथ प्यूरिन और पिरामिडीन बेस आकर अटैच होगी एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। आरएनए में बेसिस एडेनाइन, ग्वेनाइन, साइटोसिन एंड यूरेसिल होगी। डीएनए में ग्वेनाइन, एडेनाइन, साइटोसिन एंड थाइमीन होगी। थाइमीन इज इक्वल टू 5 मिथाइल यूरेसिल, और इस कारण थाइमीन इज ऑल्सो मोर स्टेबल देन यूरेसिल, और इसीलिए डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए। ये भी एक रीजन है। नाउ ये बन जाएगा बेस प्लस शुगर यानी न्यूक्लियोसाइड, और इसके साथ अटैच होगी फिर आके फॉस्फेट, तो बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। शुगर के 5th कार्बन के साथ फॉस्फेट जुड़ता है ईस्टर बॉन्ड से, और 2 न्यूक्लियोटाइड्स आपस में ज्वाइन होंगे 3,5 फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड से। ये सब बातें बायोमोलिक्यूल्स में भी हम डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब सबसे पहले हमें डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करनी है। तो डीएनए का जो बी डीएनए का है वो है डबल हेलिक्स मॉडल। वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था 1953 में, एंड 9 इयर्स बाद यानी 1962 में इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। इसके अकॉर्डिंग डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड है। एक में पोलैरिटी 5 to 3 है तो दूसरे में 3 to 5 है। इसकी बैकबोन यानी रेलिंग बनाता है शुगर फॉस्फेट, और इनर साइड पर है बेस पेयर। पिच ऑफ द हेलिक्स बायोमोलिक्यूल्स में बताया था, यानी 1 कंप्लीट टर्न इज इक्वल टू पिच ऑफ द हेलिक्स होता है 34 एंगस्ट्रॉम या 3.4 नैनोमीटर, जिसमें 10 बेस पेयर आते हैं। इसीलिए डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर हो जाएगा 3.4 एंगस्ट्रॉम या 0.34 नैनोमीटर। नाउ कॉम्प्लीमेंट्री एंड स्पेसिफिक बेस पेयरिंग होगी। ए टी के साथ पेयर करेगी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से, और सी जी के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से। इक्वी डिस्टेंट होंगे, और ये सब कुछ जो है इट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द स्टेबिलिटी ऑफ द डीएनए। अब माय डियर स्टूडेंट्स, हर डीएनए की लेंथ स्पीशीज स्पेसिफिक होती है। लेंथ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल कितने बेस पेयर है मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर। तो ये जो नंबर ऑफ बेस पेयर्स हैं ये भी फिक्स होते हैं, स्पीशीज के लिए कांस्टेंट होते हैं। जैसे हमारे ह्यूमंस में 2.2 मीटर लंबा डीएनए, तो ये लेंथ फिक्स्ड है। तो लेंथ ऑफ द डीएनए हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? नंबर ऑफ बेस पेयर या न्यूक्लियोटाइड्स को काउंट करके। अब एनसीईआरटी ने हमें 4 एग्जाम्पल्स दिए, आइए मैं आपको टिप्स पे करवाती हूँ। पहला एग्जाम्पल है बैक्टीरियोफाज यानी वायरस का 5x174। 174 आ गया, ठीक है, 5x174 4 आ गया, तो अब इसके अंदर है 5, 3, 8, 6 न्यूक्लियोटाइड। क्योंकि इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, इसीलिए मैं बेस पेयर वर्ड यूज नहीं कर रही हूं। याद रखने का तरीका 5x174 है,
4 आ गया तो अब 4 के बाद मैं 5 से शुरू करूंगी, तो 5 + 3 8, और डबल स्ट्रैंडेड नहीं है तो मैंने 2 माइनस कर दिया 6, 5 3 8 6 न्यूक्लियोटाइड्स। सेकेंड एग्जाम्पल भी एक वायरस का दिया है, बैक्टीरियोफाज लैम्डा का। इसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, मैं बेस पेयर वर्ड यूज करूंगी। 48 दो जोड़ा क्योंकि डबल स्ट्रैंडेड है तो 50, तो 48502 बेस पेयर्स होती हैं। तीसरा एग्जाम्पल बैक्टीरिया का दिया है, ई कोलाई का। इसके अंदर कैसे याद रखेंगे, देखो 4 5 लिखने का मन नहीं है, डॉट लगा दिया, फिर 6 4.6 6 लिखा है तो इंटू 10 to the power 6, तो 4.6 इंटू 10 to the power 6 बेस पेयर लॉन्ग डीएनए है। और फोर्थ एग्जाम्पल हमारा ह्यूमन के हैप्लॉइड कंटेंट का दिया है 3.3, और 3 3 9, तो 3.3 इंटू 10 to the power 9 बेस पेयर है। टोटल पूछेंगे तो 6.6 इंटू 10 to the power 9 हो जाएगा, क्योंकि ये हैप्लॉइड कंटेंट है। हो गया, इतना क्लियर हो गया। चलिए, तो यहां पर आकर हमने बात कर ली कि डीएनए, उसका बेसिक स्ट्रक्चर और उसकी लेंथ की भी बात कर ली। अब डियर स्टूडेंट्स, हमें ये समझना है कि डीएनए की पैकेजिंग का क्या मतलब है। देखो समझो, डीएनए जो है, जैसे ह्यूमंस की हम बात करें तो हमारे सेल में 2.2 मीटर लंबा डीएनए है। कैसे दिया है एनसीईआरटी ने, डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर हमें पता है 0.3 नैनोमीटर है, और टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर टोटल 6.6 इंटू 10 to the power 9 बेस पेयर है। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2.2 मीटर आता है। लेकिन न्यूक्लियस का साइज 1 माइक्रोन है, तो इस 1 माइक्रोन न्यूक्लियस में 2.2 मीटर लंबा डीएनए पैकेज करना है, यानी ऑफ कोर्स उसे कंडेंस करना पड़ेगा, गाढ़ा करना पड़ेगा। ऐसी एक एग्जांपल इन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया का दिया है। उसमें अभी अभी हमने देखा 4.6 इंटू 10 to the power 6 बेस पेयर है। डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर हमारी तरह है 0.34 नैनोमीटर, मल्टीप्लाई करोगे तो 1.3 मिलीमीटर लंबा डीएनए है। पर अब इसमें न्यूक्लियस तो होगा नहीं, बैक्टीरिया है, पर सेल का ही साइज 1 माइक्रोन है। तो 1 माइक्रोन सेल के अंदर 1.3 मिलीमीटर डीएनए को ढूंसना है, यानी यहां भी पैकेजिंग होगी। अब पैकेजिंग कैसे होगी, देखो समझो, डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड होता है क्योंकि उसमें फॉस्फेट होता है, तो हमें पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के साथ पैकेजिंग करनी है। यूकैरियोट्स में हिस्टोन होता है और प्रोकैरियोट्स में हिस्टोन के अलावा दूसरा पॉलीअमीन्स होता है। पॉलीअमीन्स हो प्रोकैरियोट्स में, चाहे यूकैरियोट का हिस्टोन हो, दोनों ही बेसिक प्रोटीन है क्योंकि इसमें बेसिक अमीनो एसिड आर्जिनिन लाइसिन बहुत ज्यादा होंगे। तो हिस्टोन या पॉलीअमीन जो भी है उसके अराउंड डीएनए रैप करेगा। प्रोकैरियोट्स में इसे ही न्यूक्लियोइड बोल देते हैं, और यूकैरियोट्स में लिटिल आरएनए एंड अदर नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स भी होते हैं, पर वो भी बेसिक प्रोटीन्स ही होते हैं। ये बनता है क्रोमैटिन का धागा, जो मैंने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में भी बनाना सिखाया था। इसमें जो बीड्स बन रहे हैं, हिस्टोन की ऑक्टामर कोर है, उस पे डीएनए का फोल्ड है, और H1 हिस्टोन लिंकर हिस्टोन है। इस टोटल को 1 न्यूक्लियोसोम बोलते हैं, जिसके अंदर 200 बेस पेयर आते हैं। ये हो गया क्रोमैटिन। क्रोमैटिन दो तरह का होगा, कहीं थोड़ा हल्का उलझा हुआ है, कहीं ज्यादा उलझा है। जहां हल्का उलझा है डाई डालने पे हल्का कलर आएगा, ज्यादा उलझा है डाई डालने पे ज्यादा कलर आएगा। यानी मैंने क्या कहा, जो लाइटली स्टेन्ड है, लूजली पैकेज्ड है, और दूसरा डार्कली स्टेन्ड है और डेंसली पैकेज्ड है। जो डेंसली स्टेन्ड है, डार्क डेंसली पैकेज्ड है, डेंसली स्टेन्ड है, उसे हेटेरोक्रोमैटिन बोलते हैं। और जो हल्का उलझा हुआ है, तो हल्का उलझा है यानी उसका डीएनए कम उलझा है, यानी उसके जीन्स एक्टिव है, यानी उसके जीन से एमआरएनए वगैरह बन सकता है। ये सच्चा यानी यूक्रोमैटिन है। तो बड़ा आसान है, यूक्रोमैटिन लूजली पैक्ड होगा और लाइट स्टेन्ड होगा, और ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव जीन्स होंगे। हेटेरो दूसरा वाला डेंसली पैकेज्ड है, डार्क स्टेन्ड होगा, और जीन्स ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होंगे। हो गया, पैकेजिंग समझ में आ गई। तो पहले पैकेजिंग क्यों करनी है और फिर पैकेजिंग कैसे करनी है। अब आइए हम बात करते हैं जेनेटिक मटेरियल की खोज, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल कैसे शुरू हुआ। आप कहोगे मैम इसमें कौन सी बड़ी बात है, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, वो तो हम आज जानते हैं, पर ये खोज शुरू हुई थी 1928। हमें 3 एक्सपेरिमेंट्स पढ़ने हैं। पहला 1928 फ्रेडरिक ग्रिफिथ, इन्होंने चूहों पे काम किया था और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया लिया। ये बैक्टीरिया के 2 स्ट्रेन्स आते हैं, आर और एस। आर मतलब रफ और एस मतलब स्मूथ। स्मूथ इसीलिए क्योंकि पॉलीसेकेराइड का चिपचिपा कोट बनाता है। ऐसा सोचो कि ये कंबल ओढ़ के आता है पॉलीसेकेराइड कोट का, तो इसे होस्ट का इम्यून सिस्टम पहचान नहीं पाता, ये बच जाता है, बीमारी कर देता है, निमोनिया करके चूहे को मार सकता है। पर आर वाला रफ है, कंबल ओढ़ के नहीं आया, छिपता नहीं है, खुद बेचारा मर जाता है, बीमारी नहीं करता। तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने क्या किया, पहले चूहे के अंदर लाइव आर डाला। लाइव आर, आर मतलब
पॉलीसेकेराइड कोड है नहीं, बीमारी नहीं करेगा, चूहा जिंदा रहा। फिर लाइव एस डाला, चूहे को निमोनिया हुआ, चूहा मर गया। फिर हीट किल्ड एस डाला। अब हीट किल्ड एस डालोगे तो एस तो खुद ही मर गया, तो बीमारी कर नहीं पाएगा, तो चूहा जिंदा रहा। तो लाइव आर में जिंदा रहा, हीट किल्ड एस में जिंदा रहा, लाइव एस में चूहा मर गया। अब इन्होंने पहला और तीसरे का कॉम्बिनेशन डाला, यानी लाइव आर और हीट किल्ड एस चूहे के अंदर डाला। ये सोच रहे थे कि भाई चूहा जिंदा रहना चाहिए, क्योंकि लाइव आर अकेला डाला था तो जिंदा था, हीट किल्ड एस अकेला डाला था तो जिंदा था, पर चूहा मर गया। और ना सिर्फ मर गया, चूहे के अंदर से लाइव एस रिकवर हो गए। ये क्या हो गया? क्या मरे हुए हीट किल्ड एस जिंदा हो गए थे? नहीं डियर स्टूडेंट्स, मरकर कोई जिंदा नहीं होता। ये मिराक्युलस उन्होंने जो ट्रांसफॉर्मेशन देखा, हुआ क्या होगा? उन्होंने ये लिखा कि जरूर हीट किल्ड एस के अंदर कोई ऐसा मटेरियल है जो हीट किल्ड नहीं हो पाया, और वो मीडियम के थ्रू लाइव आर के अंदर चला गया, और उसने लाइव आर को लाइव एस में ट्रांसफॉर्म कर दिया, रूपांतरित कर दिया। और अब लाइव आर जो लाइव एस में कन्वर्ट हो गया, वो पॉलीसेकेराइड कोट बनाने लगा, इम्यून सिस्टम से बच गया, उसने बीमारी कर दी, और इसीलिए चूहा मर गया। तो उन्होंने इसे नाम दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। बस इतना कह के बात खत्म कर दी कि कुछ है जो हीट किल्ड एस से लाइव आर में गया और उसने लाइव आर को लाइव एस में ट्रांसफॉर्म कर दिया। बात खत्म हो गई। 1933 पे कहानी पहुंची, 11 साल। 1933 से 1944 तक 3 साइंटिस्ट, एवरी मैक्लॉयडी और मैकार्डी ग्रिफिथ के ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का केमिकल नेचर पता करना चाह रहे थे। तो सेकेंड एक्सपेरिमेंट है बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ग्रिफिथ्स ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इन्होंने 2 काम किए। नंबर 1, वो जो मरे हुए चूहे थे उनमें से डीएनए आरएनए प्रोटीन निकाला और लाइव आर में डाल के देखा अलग से लैब में। तो आरएनए और प्रोटीन लाइव आर को लाइव एस में ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाए, पर डीएनए जब डाला तो लाइव आर लाइव एस में चेंज हो गया। तो इन्हें समझ में आया जरूर वो डीएनए ही है जो ट्रांसफर हुआ था। इन्होंने डबल चेक करने के लिए एक और काम किया। इन्होंने ये जो भी कुछ मटेरियल निकाला था, वो जो लाइव वाले एस निकाले थे, लाइव आर निकाले थे चूहे में से, इन्होंने उसमें डीएनएज, आरएनएज और प्रोटीएज एंजाइम डाल के देखे। देखो, प्रोटीएज डाल दोगे तो प्रोटीन टूट जाएगा, पर डीएनए तो रहेगा, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। आरएनएज डालोगे, आरएनए टूट जाएगा, पर डीएनए तो रहेगा, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। पर जब डीएनएज डाला तो डीएनए टूट गया, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। तो डीएनए डालने पे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और डीएनएज डालने पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। ये डबल चेक हो गया दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। पर पूरी दुनिया ने एक सुर में इनकी बात नहीं मानी और कहानी और आगे पहुंची 8 साल बाद 1952 में। 1952 में 2 साइंटिस्ट आए, हर्शे एंड चेज। हर्शे एंड चेज ने बैक्टीरियोफाज वायरस पे काम किया जो ई कोलाई बैक्टीरिया को अटैक करते हैं। इन्होंने क्या करा, इन्होंने 2 तरह के बैक्टीरियोफाज वायरस बना के रख लिए। एक जिनका प्रोटीन कोट रेडियो एक्टिव है और एक जिनका जेनेटिक मटेरियल रेडियो एक्टिव है, यानी डीएनए। हम जानते हैं वायरस में 2 ही चीजें होती हैं, प्रोटीन कोट और डीएनए। डीएनए में फास्फोरस होती है, तो फास्फोरस रेडियो एक्टिव यूज करी P32, जिसके कारण डीएनए रेडियो एक्टिव हो गया। और प्रोटीन में सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होते हैं, यानी सल्फर होती है, तो S35 रेडियो एक्टिव यूज करा। याद करने का तरीका, P पहले आता है, S बाद में, 32 पहले आता है, 35 बाद में, तो P32 और S35 रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है। अब इन्होंने 3 स्टेप्स करे। स्टेप्स की भी सीक्वेंस पूछा जाता है। पहले इन्फेक्शन, ई कोलाई को इन्फेक्ट कराया वायरसेस से। कुछ ई कोलाई को रेडियो लेबल्ड प्रोटीन वाले वायरस से और कुछ को रेडियो लेबल्ड डीएनए वाले वायरस से, इन्फेक्शन। नंबर 2, ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग मतलब इन्होंने कस के उसको ऐसे 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 बिलोया। जब बिलोया तो जो मटेरियल अंदर जाना था वो चला गया होगा वायरस का बैक्टीरिया में और बाकी हट गया होगा। इन्हें नहीं पता क्या अंदर गया, प्रोटीन या जेनेटिक मटेरियल, वही तो ढूंढना है हमें। और अब इन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन किया। तो इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन, IBC, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन जब हम करेंगे तो भारी चीज नीचे बैठ जाएगी। भारी मतलब बैक्टीरिया भारी है, जिसके अंदर वायरस का जो भी मटेरियल है वो गया है, वो भारी है, वो जो है नीचे बैठ जाएगा, सेडिमेंट हो जाएगा। और जो ऊपर हल्का सुपरनैटेंट बचेगा वो वायरस का वो हिस्सा है जो बैक्टीरिया के अंदर नहीं गया। अब हुआ क्या, ध्यान से सुनिएगा। जहां पर इन्होंने रेडियो एक्टिव डीएनए वाला वायरस यूज किया था, डीएनए आज हम जानते हैं अंदर गया होगा, तो वहां जो बैक्टीरिया था
वो रेडियो एक्टिव हो गया, रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड इन द सेल्स ऑफ द बैक्टीरिया, जबकि सुपरनैटेन जो प्रोटीन रह गया था वो नॉन रेडियो एक्टिव था। पर जहां इन्होंने रेडियो एक्टिव वाला प्रोटीन वाला वायरस यूज किया था, वहां अंदर तो अभी भी डीएनए घुसा है बैक्टीरिया में, वो तो नॉन रेडियो एक्टिव है, तो वहां पे बैक्टीरिया नॉन रेडियो एक्टिव था और सुपरनैटेन रेडियो एक्टिव था। तो इस तरह से इन्होंने प्रूव कर दिया था कि डीएनए ही है जो अंदर घुसता है, इट इज द जेनेटिक मटेरियल। इसे कहते हैं ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट, क्योंकि वायरस के थ्रू जब बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल जाता है उसे ट्रांसडक्शन कहते हैं। तो 1928 ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट, 1933 से 44 एवरी मैक्लॉयडी मैकार्डी एंड 1952 हर्शे एंड चेज। नाउ इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, पूरी दुनिया ने एक सुर में मान लिया था दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, पर डीएनए सबसे पहले आया नहीं था। पहले ये दुनिया थी आरएनए वर्ल्ड। जी हाँ, पहले आरएनए वर्ल्ड था। एक्चुअली पहले आरएनए आया, क्योंकि आरएनए जेनेटिक मटेरियल भी और आरएनए कैटलिस्ट एंजाइम की तरह भी काम कर सकता है। पर क्योंकि आरएनए लेस स्टेबल है, मोर लेबाइल है, उसमें यूरेसिल है, उसमें सिंगल स्ट्रैंडेडनेस है, उसमें सेकेंड कार्बन पर शुगर के OH है, ये सब उसे लेस स्टेबल बनाते हैं। बहुत हाई रेट, जल्दी जल्दी फास्टर रेट से म्यूटेशन करता है, ये सब उसे लेस स्टेबल बनाता है। और जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल। यहाँ डीएनए बाजी मार रहा है। इट शुड बी एबल टू रेप्लिकेट इटसेल्फ। वो तो आरएनए भी करता है, अपनी कॉपी बना लेता है, पर डीएनए मोर केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल है, डबल स्ट्रैंडेड है, डीऑक्सीराइबोज शुगर है, थाइमीन है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, ये सब उसे मोर स्टेबल बनाता है। एंड म्यूटेशन होता है डीएनए में, पर स्लोअर रेट से, हम यही चाहते हैं। प्लस इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन फैक्टर्स, यानी प्रोटीन्स भी उसे बनाने चाहिए जो डीएनए बनाता है। यानी माय डियर स्टूडेंट्स, डीएनए इज द प्रेफर्ड जेनेटिक मटेरियल, आरएनए ओनली इन सम वायरसेस। अब डीएनए जो होता है ये स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पर जब इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिशन करना है तो आरएनए बनाया जाता है। तो कभी भी डीएनए से डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बनता, डीएनए से डीएनए बनेगा, फिर डीएनए से आरएनए और आरएनए से ही प्रोटीन बनेगा। इसे बोलते हैं सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, यानी केंद्रीय सिद्धांत है, ये हमेशा ऐसा ही होगा। इवन अगर आरएनए जेनेटिक मटेरियल है तो भी पहले आरएनए से डीएनए, फिर डीएनए से दोबारा आरएनए, फिर ही प्रोटीन बनता है। ये हमें फ्रांसिस क्रिक जी ने बताया था कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है। आरएनए मास्टर डीएनए मास्टर कॉपी है, उससे आरएनए वर्किंग कॉपी बनेगी और उससे फिर एक्सप्रेस करने वाला ट्रेट एक्सप्रेसिंग मॉलिक्यूल प्रोटीन बनेगा। ठीक है, अब आरएनए वर्ल्ड की भी बात हो गई है हमारी, और हमारी बात हो गई है प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल की। अब आइए हम पहला स्टेप शुरू करेंगे, विच इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब है डीएनए से डीएनए बनाना। सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, ये हमें बताया था, और 8 साल जोड़ दो, 1958 में सबसे पहले ई कोलाई, एस्चर्चिया कोलाई बैक्टीरिया के अंदर बताया था हमें मेसल्सन एंड स्टाल ने। इसी साल में बाद में टेलर और उनकी टीम ने विसिया फाबा यानी बीन्स के अंदर भी ट्राइशिएटेड रेडियो एक्टिव थाइमिडीन को यूज करके भी यही बात प्रूफ की थी यूकैरियोट्स में, पेड़ों में। पर सबसे पहले 1958 में मेसल्सन एंड स्टाल ने ई कोलाई में बताया था डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है। अब इसका क्या मतलब है भाई? सेमी कंजर्वेटिव मतलब जो पेरेंट के दोनों स्ट्रैंड्स हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हैं, सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों पेरेंट स्ट्रैंड अलग होंगे। इस पेरेंट स्ट्रैंड पर इसका कॉम्प्लीमेंट्री और दूसरे पेरेंट स्ट्रैंड पर उसका कॉम्प्लीमेंट्री, यानी 2 डीएनए बन जाएंगे कार्बन कॉपी। जो नया डीएनए बन रहा है डबल स्ट्रैंडेड, उसमें एक पेरेंट स्ट्रैंड आया और एक नया बना है, एक पुराना एक नया, यानी सेमी कंजर्वेटिव। कैसे बताया था इन्होंने, समझिएगा। पहले इन्होंने क्या किया, सारा डीएनए जो है वो N15 मीडियम में डाला, हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। यहाँ रेडियो एक्टिविटी की बात नहीं कर रही हूं मैं, हैवी और लाइट की बात कर रही हूं। पूरा डीएनए N15 हो गया। अब जब इनको रेप्लिकेशन करवाना है तो इन्होंने N14 मीडियम में डाल दिया, तो हुआ क्या होगा, 15-15 अलग हुआ और नया वाला 14-14 बना, यानी 2 हाइब्रिड डीएनए बन गए। पहले एक हैवी था, दोनों 15-15 हैवी, सेंट्रीफ्यूगेशन करने पे नीचे बैठा था, नीचे बैंड आया था, अब बीच में बैंड आ रहा है, लाइट हाइब्रिड बन गए, 2 हाइब्रिड। फिर इन्होंने N14 में डले रहने दिया, तो अब 15-14 अलग हो गए, 15-14 अलग हो गए और चारों पे नए वाले 14 बने, क्योंकि मीडियम में 14 है। यानी
दो तो बने 15-14 और दो बने 14-14, यानी दो हाइब्रिड और दो लाइट बने। तो ये प्रूव कर रहा है कि एक पेरेंट का आता है और एक नया स्ट्रैंड बनता है। हो गया क्लियर? जैसे जैसे मीडियम चेंज होगा, जो मीडियम होगा वो वाला नया स्ट्रैंड बनेगा, इतना हमें ध्यान रखना है। अब डीएनए रेप्लिकेशन एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव प्रोसेस है, इसमें बहुत एनर्जी खर्च होती है, इसीलिए कभी भी एक साथ नहीं होता, इट अकर्स इन पार्ट्स। डीएनए रेप्लिकेशन हम जानते हैं यूकैरियोट्स के अंदर एस फेज में होगा, इंटरफेज सेल साइकिल में। और डीएनए रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए, वरना पता पड़ा डीएनए रेप्लिकेट हो गया और सेल डिवाइड नहीं करा तो ये तो फिर पॉलीप्लॉइडी हो जाएगी। और डीएनए रेप्लिकेशन बड़ा एक्यूरेट होना चाहिए स्टूडेंट्स, वरना अगर उस समय पे एक भी न्यूक्लियोटाइड गलत लग गई तो ये तो म्यूटेशंस हो जाएंगे, इससे डिजीजेस हो सकती हैं। सो इट शुड बी वेरी एक्यूरेट, वेरी फास्ट होना चाहिए डीएनए रेप्लिकेशन। आइए समझते हैं। सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन में पहला एंजाइम लगेगा हेलिकेज। हेलिकेज एंजाइम हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ेगा, दोनों पेरेंट स्ट्रैंड को सेपरेट करेगा, वाई शेप्ड का रेप्लिकेशन फोक बन जाएगा। नंबर 2, अब हमें मेन एंजाइम को बुलाना है। मेन एंजाइम है डीएनए से डीएनए बनाना है, यानी डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। मेन होता है डीएनए पॉलीमरेज 3। पर ये बड़ा नट्टा है स्टूडेंट्स, ये मेन हीरो है, ये अपनी 2 शर्तें रखता है। शर्त नंबर 1, मैं काम शुरू नहीं करूंगा, डू नॉट स्टार्ट डी नोवो, पहले थोड़ा सा पीस बना के दो नए वाले का, तभी मैं आगे जोड़ूंगा न्यूक्लियोटाइड्स को। मदद के लिए आता है प्राइमेज एंजाइम। प्राइमेज एक छोटा सा प्राइमर पीस बना देता है आरएनए, बाद में उसके यू को टी से रिप्लेस कर देंगे। दूसरी शर्त यह है कि डीएनए पॉलीमरेज बोलता है मैं पेरेंट को 3 to 5 ही रीड करूंगा, पेरेंट को 3 to 5 ही रीड करूंगा, क्योंकि मेरे पेरेंट्स बचपन में बड़ी 3-5 करते थे, तो मैं पेरेंट को 3 से 5 ही रीड करूंगा। अगर ये पेरेंट को 3 से 5 रीड करेगा तो प्राइमर भी कहां जोड़ेंगे हम? 3 प्राइम एंड पर। तो प्राइमर हमेशा 3 प्राइम एंड पर जोड़ते हैं। तो सबसे पहले हेलिकेज ने हेलिक्स को ओपन किया, फिर प्राइमेज ने प्राइमर अटैच करवाया 3 प्राइम एंड पर। अब डीएनए पॉलीमरेज 3 आया और वो पेरेंट को 3 to 5 रीड करता गया और न्यू स्ट्रैंड बना दिया। 2000 बेस पेयर पर सेकेंड जोड़ता है, वेरी फास्ट एंड वेरी एक्यूरेट। नाउ इससे एक प्रॉब्लम हो गई। क्या प्रॉब्लम हो गई भाई? 3 to 5 वाला जो पेरेंट स्ट्रैंड है वो तो लगातार हेलिक्स खुलता जा रहा है और लगातार उसको रीड करता जा रहा है डीएनए पॉलीमरेज, और इस तरह से लगातार कंटिन्यूअस लीडिंग स्ट्रैंड बनता जा रहा है सिंगल प्राइमर के यूज से। पर प्रॉब्लम कहां आई? जहां पर खुल तो रहा है हेलिक्स 3 to 5, पर ये महाराज मतलब इस डायरेक्शन में, पर ये महाराज तो 5 to 3 वाला उल्टा रीड करते हुए चल रहे हैं। जो पेरेंट स्ट्रैंड है ये तो 3 to 5 ही रीड कर रहा है, उस कारण से डीएनए टुकड़ों में बनेगा, मल्टीपल प्राइमर्स रिक्वायर्ड होंगे, डिसकंटिन्यूअस या लैगिंग स्ट्रैंड होगा, और बाद में इन्हें हम कहते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, डीएनए के टुकड़े। बाद में डीएनए लाइगेज इन ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स को ज्वाइन करेगा। प्रूफ रीडिंग के लिए डीएनए पॉलीमरेज 1 भी आता है कि कहीं मेरे भाई ने कोई गलती तो नहीं कर दी है, ठीक है। तो हेलिकेज, प्राइमेज, डीएनए पॉलीमरेज एंड डीएनए लाइगेज। क्लियर हो गया? इस तरह से 1 पेरेंट स्ट्रैंड से 2, 2 से 4, 4 से 8 डीएनए रेप्लिकेशन होता जाता है। चलो अब हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं और अब हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन की। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है डीएनए से आरएनए बनना। यहां पर भी कॉम्प्लीमेंटैरिटी का रूल तो होगा, यानी जो स्ट्रैंड है डीएनए का उससे कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड उठा के पॉलीमरेज एंजाइम लाएगा। लेकिन एक डिफरेंस है, डीएनए से डीएनए बनाने में दोनों पेरेंट स्ट्रैंड पर 2 नए स्ट्रैंड बने थे, 2 डीएनए बने थे, पर यहाँ पे एक ही पेरेंट स्ट्रैंड कॉपी होगा, उसी से आरएनए बनाया जाएगा। ओनली वन ऑफ द पेरेंट स्ट्रैंड विल बी कॉपीड। नाउ व्हाई बोथ स्ट्रैंड्स आर नॉट ट्रांसक्राइब्ड? आइए समझते हैं। उसके 2 कारण हैं। देखो, 2 पेरेंट स्ट्रैंड जो है डीएनए के, दोनों सेम थोड़ी ना है, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो अगर मैं इस पर 2 आरएनए बना दूं दोनों पे, तो वो भी आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, झट से हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, यानी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा। और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से कभी प्रोटीन नहीं बन सकता, तो ये तो पूरी एक्सरसाइज फ्यूटाइल वेस्ट हो जाएगी। कारण नंबर 2, अगर मैंने इन दोनों पे आरएनए बनाया तो दोनों आरएनए सेम नहीं बनेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री बनेंगे, और उनसे फिर जो प्रोटीन बनेंगे उनमें अमीनो एसिड का सीक्वेंस भी अलग अलग होगा, यानी एक जीन से 2 प्रोटीन बन जाएंगे। दिस विल कॉम्प्लिकेट द होल प्रोसेस। यूकैरियोट्स में मोनोसिस्ट्रॉनिक कंडीशन है, एक जीन से एक ही तरह का प्रोटीन बनता है, यही कारण है कि 2 में से कोई एक ही स्ट्रैंड कॉपी होगा। तो सवाल उठता है कौन सा स्ट्रैंड कॉपी होगा? आ जाओ समझो। देखो, एक वर्ड आता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का क्या मतलब है?
जो डीएनए का सीक्वेंस है उसमें से जिसका आरएनए बनाना है, जितने पोर्शन का, उसे स्ट्रक्चरल जीन बोलते हैं, पर उसके आगे प्रमोटर और उसके एंड में टर्मिनेटर मिलता है। सीक्वेंस ही है ये डीएनए में, तो प्रमोटर प्लस स्ट्रक्चरल जीन प्लस टर्मिनेटर मिला के ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहलाती है। एक्चुअली ट्रांसक्रिप्शन में जो एंजाइम लगता है ना स्टूडेंट्स, वो आरएनए पॉलीमरेज लगता है। आरएनए पॉलीमरेज जो डीएनए से आरएनए बनाएगा, तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। प्रोकैरियोट्स में एक ही तरह का आरएनए पॉलीमरेज है, पर यूकैरियोट्स में 3 टाइप के और तीनों अलग अलग आरएनए बनाते हैं। ये नीट का फेवरेट क्वेश्चन है। आरएमटी ऐसे याद करो, आरएमटी राजस्थान मेडिकल टेस्ट, आरएमटी 1 2 3, यानी आर आरएनए 1 वाला बनाएगा, एम आरएनए 2 वाला बनाएगा और टी आरएनए 3 वाला बनाएगा। लेकिन जहां एमआरएनए वहां एचएनआरएनए भी हो जाएगा, तो एमआरएनए एचएनआरएनए, मेच्योर इमेच्योर दोनों एमआरएनए सेकंड वाला बनाएगा। और एसएनआरएनए, एससीआरएनए और 5एसआरएनए ये टीआरएनए वाला बनाता है, यानी 3 वाला बनाता है। ठीक है, तो 1 2 3 आरएमटी। नाउ ध्यान से सुनना, डीएनए से डीएनए जब बनाया था तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम लगा था और हेलिकेज ने हेलिक्स ओपन किया था। पर जब आरएनए बनाते हैं तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम लगता है और यही हेलिक्स भी ओपन करेगा, यही आरएनए भी बनाएगा, सारा काम ये करेगा, ओपनिंग ऑफ हेलिक्स भी यही करेगा। अब होता क्या है, ध्यान से समझिए। आरएनए पॉलीमरेज को कैसे पता चलेगा कि मुझे किस वाले स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनाना है? तो समझो, एक कोडिंग स्ट्रैंड होता है और एक टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है। टेम्पलेट स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा, यानी कोडिंग स्ट्रैंड का सेम आरएनए बनता है, तो कोडिंग स्ट्रैंड के जैसा बनता है और टेम्पलेट के कॉम्प्लीमेंट्री बनाया जाता है। पर कैसे पता चलेगा कौन कोडिंग है? कोडिंग का दिमाग लग रहा है, कोडिंग के जैसा आरएनए बन रहा है, तो कोडिंग को सेंस स्ट्रैंड या नॉन टेम्पलेट कहते हैं, और टेम्पलेट को नॉनसेंस नहीं, एंटी सेंस एंड नॉन कोडिंग कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, प से प्रमोटर, प से 5, जहां पे भी 5 दिख जाए, 5, वहां प्रमोटर कोडिंग कहला देगा। यानी जहां प्रमोटर है वहां पे देख लो ऊपर और नीचे में से कहां 5 लिखा हुआ है, प्रमोटर वाली तरफ पे वो कोडिंग हो गया और दूसरा वाला फिर टेम्पलेट हो गया। ठीक है, यानी अगर मैं प्रमोटर और टर्मिनेटर की पोजीशन स्विच कर दूं तो कोडिंग और टेम्पलेट स्ट्रैंड भी चेंज हो जाएंगे, स्विच हो जाएंगे। ठीक है, तो होता क्या है, सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज ने प्रमोटर को पहचाना, उससे उसको पता लग गया जहां पे 5 है वो कोडिंग स्ट्रैंड है, और उसने अब सबसे पहले हेलिक्स ओपन किया, हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़े, और अब वो टेम्पलेट स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स लाकर और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स बनवा के आरएनए बनवाता जाएगा। इतना क्लियर हुआ? अब होता क्या है समझिए, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स में 3 स्टेप्स होंगे, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज के साथ सिग्मा फैक्टर जुड़ता है, जिससे आरएनए पॉलीमरेज हेलिक्स ओपन करके काम करना शुरू करता है। थोड़ी देर बाद सिग्मा फैक्टर हट जाता है और फिर वो फटफट करके आरएनए बनाता जाएगा, और एंड में आके रो फैक्टर जुड़ता है। जैसे ही रो फैक्टर जुड़ेगा, आरएनए पॉलीमरेज को पता चल जाता है कि अब मुझे काम खत्म करना है। याद रखने का तरीका, सिंगिंग, हंसते गाते काम शुरू करते हैं तो सिग्मा फैक्टर इनिशिएशन में, और रोतलू रो जाते हैं एंड तक आते आते तो टर्मिनेशन में रो फैक्टर का रोल होता है। अब होता क्या है स्टूडेंट्स, प्रोकैरियोट्स में तो साइटोप्लाज्म ही है, न्यूक्लियस है ही नहीं, वही डीएनए से डीएनए बन रहा है, वही डीएनए से आरएनए बन रहा है और वही आरएनए से प्रोटीन बन रहा है। तो जैसे जैसे आरएनए बनता जाता है उस पे प्रोटीन बनना भी शुरू हो जाता है। तो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन कपल टुगेदर है। लेकिन यूकैरियोट्स में क्या होता है, डीएनए से डीएनए न्यूक्लियस में बनेगा, डीएनए से आरएनए भी न्यूक्लियस में बनेगा, फिर ये आरएनए न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू साइटोप्लाज्म में जाएगा, फिर उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस होगा, यानी ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट होने के बाद ट्रांसलेशन होगा, नॉट कपल टुगेदर। अब यूकैरियोट्स में कुछ पंगा और है, आ जाओ समझो। देखो, यूकैरियोट्स में भी इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन होना है, पर यूकैरियोट्स में एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, कौन सा आरएनए बनना है उसके अकॉर्डिंग आरएनए पॉलीमरेज अलग अलग हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, ध्यान से सुनिएगा, प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, ओनली एक्सॉन्स होते हैं, ओनली कोडिंग रीजन होता है डीएनए में, ओनली एक्सॉन्स। तो कोई पंगा नहीं है, डीएनए में भी एक्सॉन है, आरएनए में भी एक्सॉन आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर यूकैरियोट्स में डीएनए में एक्सॉन, इंट्रॉन दोनों होते हैं। याद रखने का तरीका, नाइज, NICE, N मतलब नॉन कोडिंग, I मतलब इंट्रॉन, C मतलब कोडिंग, E मतलब एक्सॉन। तो नॉन कोडिंग जंक डीएनए है,
इंट्रॉन और कोडिंग वाला एक्सॉन है। तो डीएनए में एक्सॉन इंट्रॉन दोनों हैं। तो जो पहला एमआरएनए बनेगा जिसे एचएनआरएनए प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कह रहे हैं, पहला ट्रांसक्रिप्शन के बाद उसमें इंट्रॉन एक्सॉन पूरा कॉपी होगा, लेकिन इससे प्रोटीन नहीं बन सकता। तो मुझे क्या करना है, ध्यान से सुनो, मुझे इंट्रॉन्स को काट के फेंकना है और एक्सॉन्स को जोड़ना है। तो ये जो इंट्रॉन्स को कट करते हैं इसे स्प्लाइसिंग बोलते हैं, इसके लिए स्प्लाइजोसोम्स की जरूरत पड़ती है। प्लस जो एक्सॉन्स को चिपकाएंगे तो डीएनए लाइगेज आरएनए लाइगेज की भी जरूरत पड़ेगी। तो ये स्प्लाइसिंग लाइगेज का यूज ये सब सिर्फ यूकैरियोट्स में होगा। ट्रांसक्रिप्शन के बाद हो रहा है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन हो रहा है। इसके अलावा 5 प्राइम एंड पर कैप और 3 प्राइम एंड पर टेल भी लगाई जाती है। यानी एचएनआरएनए बनने के बाद में जब मैच्योर एमआरएनए बनेगा उस दौरान कैपिंग, टेलिंग और स्प्लाइसिंग होगी। याद रखने का तरीका, टोपी सर पे पहनते हैं तो 5 प्राइम पे कैप लगाएंगे और पूंछ पीछे 3 प्राइम पे टेल लगाएंगे। टेल क्या है? टेल पॉली ए टेल है, यानी 200 से 300 एडेनिलिक एसिड यानी एडेनिलेड के रेसिड्यूज लगा दिए जाते हैं, स्टेबिलिटी दे रहे हैं, साइटोप्लाज्म में जाना है आरएनए को। और कैप होती है 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट वाली न्यूक्लियोटाइड, एबनॉर्मल मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब ये मैच्योर एमआरएनए फिर न्यूक्लियर पोर के थ्रू साइटोप्लाज्म में जाएगा। इतना क्लियर हो गया, अच्छे से सब समझ आ गया। अब आ जाओ, अपने को सीखना है ट्रांसलेशन। पर ट्रांसलेशन सीखने के पहले हमें समझना पड़ेगा लैंग्वेज, इस कोडिंग लैंग्वेज को, यानी हमें जेनेटिक कोड, कोडॉन की बात करनी पड़ेगी, तब जाके हम ट्रांसलेशन समझ पाएंगे। तो आइए स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा, देखो समझो। सबसे पहले कोडॉन और कोड का मतलब समझो। एक एमआरएनए बना, एमआरएनए पे मान लो 30 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। इस पूरे को, इससे पॉलीपेप्टाइड बनना है तो इस पूरे को कोड बोलते हैं, जेनेटिक कोड। पर हर अमीनो एसिड के लिए 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, उसे कोडॉन कहते हैं। तो अगर 30 न्यूक्लियोटाइड है यानी कि 10 कोडॉन्स हैं, यानी 10 अमीनो एसिड्स बनेंगे इस पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर। अब सबसे पहले जॉर्ज गैमो ने हमें बताया था कि कोडॉन ट्रिपलेट होता है। ये बोल्ड प्रेपोजिशन था उस समय स्टूडेंट्स, क्योंकि 64 कोडॉन्स हैं जिनसे 20 अमीनो एसिड्स कोड होते हैं। तो आइए समझिए ये सब कुछ कैसे प्रूफ हुआ था एक्सपेरिमेंटली कि कोडॉन जो है वो ट्रिपलेट होता है। 3 साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन था। नंबर 1 हरगोबिंद खुराना जी, जिन्होंने आरएनए लैब में आर्टिफिशियली बनाया था। नंबर 2 सीवियर ओक्वा जी, जिन्होंने एंजाइम बना के दिया था बिना टेम्पलेट के, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस करवाने के लिए। एंड नंबर 3 मार्शल नीरनबर्ग, जिन्होंने सेल फ्री सिस्टम में यानी सेल के बाहर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एनवायरनमेंट क्रिएट किया था। तो हरगोबिंद खुराना जी, सीवियर ओक्वा जी एंड मार्शल नीरनबर्ग जी, तीनों को एक साथ फिर नोबेल प्राइज भी दिया गया था। तो हरगोबिंद खुराना जी ने होमो और हेट्रो यानी कोपॉलीमर और हेट्रोपॉलीमर्स बनाए थे, यानी ए या ए यू 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 ए यू यू, ऐसे अलग अलग कॉम्बोज भी बनाए थे। अब जेनेटिक कोड जो है, कोडॉन्स जो है, इनकी फीचर्स क्या होते हैं, देखो मैं ट्रिक से याद कराती हूँ। नो डक्ट्स, एन मतलब ये नॉन ओवरलैपिंग है, ए फिर ए फिर यू सब 3 अलग अमीनो एसिड के लिए कोड करेंगे, तो नॉन ओवरलैपिंग। देन NO हो गया नॉन ओवरलैपिंग, नो हो गया नॉन ओवरलैपिंग। नाउ डी से है पहला डुअल नेचर AUG का होता है। AUG आउजी ये इनिशिएटर कोडॉन भी और मिथियोनिन के लिए कोड करता है। डी से एक और है डीजेनेरेसी, अभी थोड़ी देर में बताती हूँ। नाउ यू से है यूनिवर्सल, नियरली यूनिवर्सल होते हैं कोडॉन्स, मतलब अगर AUG मेरे में मिथियोनिन के लिए कोड करेगा तो बैक्टीरिया में भी करेगा, राइट। नाउ यू के बाद सी मतलब कॉमा लेस, कोई कॉमा पंक्चुएशन नहीं आता है। नाउ डक्ट्स टी का मतलब है ट्रिपलेट कोडॉन होता है, यानी एक कोडॉन में 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है। और एस मतलब स्पेसिफिक है, ये स्पेसिफिक मतलब पर्टिकुलर कोडॉन पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए ही कोड करेगा, ऐसा नहीं कि और कोई दूसरे अमीनो एसिड के लिए भी कोड कर रहा है। अब डीजेनेरेसी क्या है समझो। स्पेसिफिक का मतलब 1 कोडॉन विल कोड फॉर अ पर्टिकुलर अमीनो एसिड ओनली, पर डीजेनेरेसी का मतलब है 1 अमीनो एसिड कैन बी कोडेड बाय मोर देन 1 कोडॉन। जैसे UUA दोनों ही जो है वो लेट्स से फिनाइल एलानिन के लिए कोड कर रहे हैं, या GGU दोनों ही ग्लाइसिन के लिए कोड कर रहे हैं। इसे बोलते हैं स्टूडेंट्स डीजेनेरेसी का होना। चलिए अब आइए आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं कि ये जो कोडॉन होता है
नो डक्ट्स, हमने इसके सारे सेलियन फीचर्स की भी बात कर ली है ऑलरेडी। इनमें म्यूटेशंस भी होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। देखो म्यूटेशंस कैसे होंगे, जीन म्यूटेशन की बात करूं, या तो सब्सटीट्यूशन होगा, यानी कोई एक न्यूक्लियोटाइड बद गई, उसकी जगह दूसरी आ गई। प्यूरीन की जगह प्यूरीन आई, पिरामिडीन की जगह पिरामिडीन आई तो ट्रांजिशन, पर प्यूरीन की जगह पिरामिडीन या पिरामिडीन की जगह प्यूरीन आई तो ट्रांसवर्जन। अब इसमें देखो क्या होगा, इसमें अगर मान लो 30 न्यूक्लियोटाइड थे, 3 यानी 10 कोडॉन्स थे, 10 अमीनो एसिड बनने वाले थे। मान लो 5th पोजीशन पर ए था, उसकी जगह जी आ गया, यानी सब्स्टिट्यूशन हो गया, तो एक ही कोडॉन में चेंज होगा, एक ही अमीनो एसिड में चेंज होगा, ये ज्यादा खतरनाक नहीं है सब्स्टिट्यूशन, म्यूटेशन। लेकिन अगर मान लीजिए मैं बीच में ऐड कर दूं या डिलीट कर दूं एक न्यूक्लियोटाइड, फ्रेम शिफ्ट, तो जहां ऐड या डिलीट किया उसके आगे के सारे सीक्वेंस चेंज हो गया, सारे कोडॉन्स चेंज हो गए, सारे अमीनो एसिड चेंज हो गए। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्वाइट डेंजरस। इनफैक्ट अगर मैं 3 या 3 के मल्टीपल में ऐड डिलीट करूंगी तो फिर पूरा फ्रेम शिफ्ट नहीं होगा, फिर सिर्फ एक्स्ट्रा या माइनस हो जाएंगे अमीनो एसिड्स। समझो, मान लो खूब सारे, मान लो 30 लड़के बैठे हुए हैं, 30 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, एक स्टूडेंट उठकर गया 5th नंबर का, उसकी जगह कोई दूसरा आ गया तो सिर्फ उसी जगह पे फर्क पड़ा। लेकिन अगर मान लो 6th और 7th वाले स्टूडेंट के बीच में एक नया स्टूडेंट आके घुस गया तो 7th वाला 8th हो गया, 8th वाला 9th हो गया, 9th वाला 10th हो गया, पूरा फ्रेम शिफ्ट हो गया। आ रहा है समझ में? अब कोडॉन्स में इनिशिएटर कोडॉन तो AUG आउजी हो गया। स्टॉप कोडॉन्स क्या होते हैं? 64 में से 3 कोडॉन स्टॉप कोडॉन है। स्टॉप कोडॉन मतलब इसके लिए कोई tRNA नहीं बनता, यानी कोई अमीनो एसिड नहीं आता, यानी प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगा जैसे ही स्टॉप कोडॉन आ जाएगा। हम कैसे याद रखेंगे? देखो, उल्लू आया आया यानी UAA, फिर उल्लू जो आया वो गया यानी UAG, और फिर उल्लू जो गया वो आया UGA। तो उल्लू आया आया, उल्लू आया गया, उल्लू गया आया, UAA UAG UGA, ये तीनों ऑकर अंबर ओपेल, ये तीनों स्टॉप कोडॉन्स होते हैं। आ गए? मजे आ रहे हैं? चलो आ जाओ। तो ये हमने जेनेटिक कोड और कोडॉन की बात कर ली। अब आइए हम बात करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस यानी ट्रांसलेशन की। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो हम इस स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, और एक इंफॉर्मेशन जो हमारी रह गई थी वो ये है कि सबसे पहले डीएनए एज एन एसिडिक केमिकल जो खोजा गया था वो पस सेल के न्यूक्लियस से फ्रेडरिक मिशर ने खोजा था 1869 में। चलो, अब हमें ट्रांसलेशन पढ़ना है, पर उसके पहले हम थोड़ी सी बात टीआरएनए की कर लेते हैं। टीआरएनए वैसे 3D मॉडल, अगर 3D व्यू देखें तो इन्वर्टेड एल, उल्टे एल जैसा दिखता है, पर स्टडी के कन्वीनियंस के लिए इसका 2D मॉडल, क्लोवर लीफ मॉडल यूज किया जाता है। इसमें इतना याद रख लो कि एक एंटी कोडॉन लूप होता है जो mRNA के कोडॉन के कॉम्प्लीमेंट्री उसे रीड करेगा, उसके अकॉर्डिंग फिर ये अमीनो एसिड्स को पिकअप करेगा, और एक इसका 3' एंड जो है 3' एंड, वहां पर अमीनो एसिड आकर अटैच होता है। चलो अब आ जाओ, अपन पढ़ लेते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब है mRNA से पॉलीपेप्टाइड चेन बनाना। ये साइटोप्लाज्म में होगा, चाहे प्रोकैरियोट्स हो यूकैरियोट्स हो, और सेल की राइबोसोम जो है वो होगी प्रोटीन की फैक्ट्री। यहाँ पे पेप्टिडल ट्रांसफेरेज एंजाइम जो है वो राइबोजाइम होगा, यानी 23S एंड 28S rRNA इन प्रोकैरियोट यूकैरियोट रिस्पेक्टिवली, जो पेप्टिडल ट्रांसफेरेज की तरह काम करेंगे। आ जाओ बेसिक समझाती हूँ। सबसे पहला काम होता है कि अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो चार्ज होते हैं। देखो एक बात समझ लो, रेप्लिकेशन में क्या होता है, रेप्लिकेशन में भी जब रेप्लिकेशन शुरू होना है, डीएनए से डीएनए बनना है या डीएनए से आरएनए बनना है, इवन वहां पर भी जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं, यानी उनके साथ 2 फॉस्फेट्स और जुड़े होते हैं, और जब वो आपस में जुड़ना है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनना है, तो ये फॉस्फेट एक्स्ट्रा वाले रिमूव होते हैं, उससे एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को यूज करके फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है। यानी चाहे रेप्लिकेशन हो चाहे ट्रांसक्रिप्शन हो, जब भी 2 न्यूक्लियोटाइड्स को जुड़ना है तो वो एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स हैं। सो एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। एक फॉस्फेट तो होता ही है साइड के साथ, 2 फॉस्फेट और जुड़ गए तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। जब डीएनए से डीएनए बनना है, ये रॉ मटेरियल सबस्ट्रेट की तरह भी काम कर रहे हैं जिन्हें जोड़ना है, और ये अपने लिए एनर्जी भी लेकर आते हैं। सेम इसी तरह जब ट्रांसलेशन होना है तो अमीनो एसिड्स भी चार्ज्ड होते हैं, एक्टिवेटेड होते हैं, यानी अमीनो एसिड के साथ भी एनर्जी रहती है। होता क्या है स्टूडेंट, अमीनो एसिड AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनता है।
ये एंजाइम पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए पर्टिकुलर एंजाइम रहता है। अभी हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। अब होता क्या है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। टीआरएनए जो है वो अमीनो एसिड को अपने साथ अटैच करता है, तो अमीनो एसिड और टीआरएनए कॉम्प्लेक्स बनता है, इसे बोलते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए या अमीनो असाइलेशन, क्योंकि अमीनो एसिड जुड़ रहा है, अमीनो असाइलेशन ऑफ टीआरएनए। ये फर्स्ट स्टेप होता है, क्वेश्चन आता है। अब क्या होता है, सबसे पहले एमआरएनए स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम के साथ अटैच होता है। जैसे ये घटना घटती है, इसके बाद में टीआरएनए आ जाता है पहला वाला, और अब लार्जर सब यूनिट भी अटैच हो जाती है और राइबोसोमल मशीनरी कंप्लीट हो जाती है। ऑफ कोर्स मैग्नीशियम आयंस का रोल होगा दोनों सब यूनिट्स को जोड़ने में। तो सबसे पहले चार्ज्ड या अमीनो असाइलेटेड टीआरएनए बने। नंबर 2 एमआरएनए स्मॉलर सब यूनिट के साथ जुड़ा, एम स्मॉल में भी एम आता है, तो एमआरएनए स्मॉलर के साथ जुड़ा, पहला टीआरएनए लग गया और लार्जर सब यूनिट भी जुड़ गई। अब जहां पे पहला टीआरएनए लगा है उसे बोलते हैं पी साइट, पी से पहला टीआरएनए पी साइट, उसके बगल में है ए साइट और दूसरी तरफ है ई साइट। अब समझो, पहला पी से पहला टीआरएनए पी साइट पे आता है, अब बाकी सारे टीआरएनए ए पे आएंगे, तो पहला पी पे आता है, बाकी सब ए पे आएंगे। तो पहला कोडॉन रीड करा, पहला टीआरएनए पी साइट पर आ गया, अगला कोडॉन रीड करा और अगला वाला टीआरएनए ए साइट पर आ गया। इन दोनों के बीच में, अमीनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन गया और जो पहला टीआरएनए था वो ई साइट से एग्जिट कर गया, ठीक है। यानी अब टीआरएनए पे 2 अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं, जो ए साइट पर है, डाइपेप्टाइड है। अब ये पूरा राइबोसोम शिफ्ट होगा, इट विल मूव ऑन द एमआरएनए। तो होगा क्या, जहां पर पी साइट थी वहां पर ए वाला आ गया और ए साइट खाली हो गई है। तो अब पी साइट पर टीआरएनए विद 2 अमीनो एसिड्स हैं और ए साइट फ्री हो गई, तो ए साइट पर अब अगला कोडॉन रीड होगा और नेक्स्ट टीआरएनए आ जाएगा, चार्ज टीआरएनए। फिर इनके बीच में एक और पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, तो अब पी वाला फिर बाहर चला जाएगा और अब ए वाले पे ट्राई पेप्टाइड हो गया। फिर ये पूरा राइबोसोम मूव करेगा ओवर एमआरएनए, तो अब फिर ए साइट खाली हो जाएगी और ये सब कुछ पी पर आ जाएगा, फिर अगला ए पर आएगा। यानी पहला पी पे आया, बाकी सारे टीआरएनए ए पर आ रहे हैं। और ये जो शिफ्टिंग हो रही है राइबोसोम की ऑन एमआरएनए से ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि एमआरएनए पर स्टॉप कोडॉन ना आ जाए। जैसे ही ए साइट पे स्टॉप कोडॉन आया, अब स्टॉप कोडॉन के लिए कोई टीआरएनए होता नहीं है, कोई टीआरएनए आएगा नहीं, कुछ टर्मिनेशन फैक्टर्स प्रोटीन्स आएंगे और वो इस पूरी मशीनरी को अलग अलग कर देंगे। पॉलीपेप्टाइड चेन अलग हटा देंगे, स्मॉलर सब यूनिट लार्जर सब यूनिट अलग अलग कर देंगे, एमआरएनए को डीजेनरेट कर देंगे। दिस इज हाउ इट फंक्शंस। तो ऐसे करके पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई। तो पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस है वो कौन डिसाइड कर रहा है, एमआरएनए पे कोडॉन का सीक्वेंस, पर उसका डिक्टेटर कौन है, कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। डीएनए डिक्टेटर है जिसने एमआरएनए पे कोड बनाया और उसके थ्रू अमीनो एसिड का सीक्वेंस आया है पॉलीपेप्टाइड चेन में। आ गए मजे? दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसलेशन। अब आ जाओ स्टूडेंट, समझते हैं एक्सप्रेशन ऑफ जीन रेगुलेशन का क्या मतलब है। देखो, जीन एक्सप्रेशन नहीं, एक्सप्रेशन ऑफ जीन रेगुलेशन नहीं, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेस करना मतलब, एक्सप्रेस कब करता है जीन, जब प्रोटीन बनाता है। तो जीन से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन बनाना, इसे जीन का एक्सप्रेस करना कहते हैं। अब हर जीन 24 घंटे प्रोटीन तो बनाता नहीं रहेगा भाई, तभी बनाएगा जब उसकी जरूरत है। जैसे हमारे हर सेल में 46 क्रोमोसोम है, तो हर सेल में इंसुलिन बनाने वाला जीन भी है, पर हर सेल इंसुलिन बनाता नहीं है, केवल पैनक्रियास के बीटा सेल्स बनाते हैं। वो भी तब बनाते हैं जब शुगर लेवल हाई हो रहा है ब्लड में, उसे कम करने के लिए। तो भाई हम जो जाइगोट से पूरी मल्टी सेलुलर बॉडी बने हैं, इसमें क्या हुआ है, इसमें कोई जीन कभी एक्सप्रेस हो रहा होगा, कोई जीन कभी नहीं एक्सप्रेस हो रहा होगा। ऐसे कर करके ही अलग अलग टाइम पे अलग अलग प्रोटीन और अलग अलग पूरी बॉडी की ग्रोथ हुई है। तो यहाँ पर जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करना है, कंट्रोल करना है। प्रोकैरियोट्स में हम 2 लेवल पे कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? या तो जीन से एमआरएनए मत बनने दो, ट्रांसक्रिप्शन, या एमआरएनए से प्रोटीन मत बनने दो, ट्रांसलेशन। पर ज्यादातर ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर करते हैं, एनसीईआरटी में दिया है। यूकैरियोट्स में 4 लेवल पर कंट्रोल कर सकते हो। नंबर 1, ट्रांसक्रिप्शन मत होने दो। नंबर 2, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, कैपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग मत होने दो, तो भी आगे प्रोटीन नहीं बन पाएगा। नंबर 3, एमआरएनए को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में मत आने दो। एंड नंबर 4, ट्रांसलेशन मत होने दो। मोस्ट कॉमनली ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर करते हैं।
आ जाओ अब हम लैकोपेरॉन की मदद से पूरा इस कंट्रोल को समझते हैं। देखो लैकोपेरॉन, जेकब एंड मोनार्ड ने हमें लैकोपेरॉन बताया था। समझो ई कोलाई बैक्टीरिया अगर ग्लूकोज के मीडियम में है माय डियर स्टूडेंट्स, तो बड़े आराम से ग्लूकोज मोनोसेक्राइड है उसके अंदर घुसता है, वो उसे तोड़ता है, रेस्पिरेशन करता है, एटीपी बनाता है और जिंदगी जीता है। लेकिन अगर मीडियम में लैक्टोज है, लैक्टोज एक डाइसेक्राइड है, वन ग्लूकोज वन गैलेक्टोज से मिलकर बनी है, तो लैक्टोज सीधे सेल के अंदर बैक्टीरिया में नहीं घुस सकती है। उसके लिए एक एंजाइम बनाना पड़ेगा बैक्टीरिया को, परमीएज, उसके थ्रू लैक्टोज अंदर आएगी। फिर इस लैक्टोज को तोड़ना पड़ेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम चाहिए, तब जाके मोनोसेक्राइड में टूटेगा, तब जाके ये एटीपी बनाएगा। यानी बीटा गैलेक्टोसाइडेज और परमीएज एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे, इनके जीन्स को एक्सप्रेस करवाना पड़ेगा अगर बैक्टीरिया को लैक्टोज यूज करना है खाने के लिए, अगर वो मीडियम में है। तो जब लैक्टोज है ही नहीं मीडियम में, ग्लूकोज है, तो ये एंजाइम भी नहीं बनाना, ये जीन्स को एक्सप्रेस भी नहीं करना, यानी हमें स्विच ऑफ रखना है, इन जीन्स का एक्सप्रेशन नहीं होने देना है। पर जब लैक्टोज प्रेजेंट है तो हमें इसे स्विच ऑन करना है और इन एंजाइम्स को बनवाना है। चल बेसिक समझ आया, आ जाओ आगे बढ़ाते हैं कहानी। अब ओपेरॉन का क्या मतलब है? लैक मतलब तो ये लैक्टोज से रिलेटेड है, तो लैक ओपेरॉन हो गया। आ जाओ समझो। पहले एक स्ट्रक्चरल जीन, मैंने अभी बताया था आपको, यूकैरियोट्स में मोनोसिस्ट्रॉनिक कंडीशन होती है, वन जीन से वन एंजाइम वन प्रोटीन बनता है, पर प्रोकैरियोट्स में पॉलीसिस्ट्रॉनिक, पी से प्रोकैरियोट, पी से पॉलीसिस्ट्रॉनिक। ठीक है, अब जो इनका पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन है जिया, ZYA, उससे पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए बनेगा और उससे 3 एंजाइम्स बनते हैं, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, देन परमीएज, देन ट्रांस एसिटाइलेज। 2 का फंक्शन पता है, ट्रांस एसिटाइलेज का नहीं पता। ट्रिक बताती हूं, जिया ब्लड प्रेशर ठीक, जिया ब्लड प्रेशर ठीक, बीपीटी ब्लड प्रेशर ठीक। तो जिया तो Z से बीटा गैलेक्टोसाइडेज, Y से परमीएज और A से ट्रांस एसिटाइलेज बनता है। अब सपोज करो भी लैक्टोज नहीं है, तो देखो क्या होता है भाई, अगर स्ट्रक्चरल जीन है तो एक प्रमोटर भी होगा, टर्मिनेटर भी होगा, और प्रमोटर और स्ट्रक्चरल जीन के बीच में एक ऑपरेटर होता है, और प्रमोटर के बगल में एक R या I जीन होता है। तो R या I जीन, फिर प्रमोटर, फिर ऑपरेटर, फिर स्ट्रक्चरल जीन, इपोजिया, IPOZYA, इपोजिया, इपोजिया से याद रखना। ये जो आई जीन है ये मोनोसिस्ट्रॉनिक, ऐसे एक ही प्रोटीन बनेगा, तो इससे मोनोसिस्ट्रॉनिक या रिप्रेसर एमआरएनए बनेगा, उससे रिप्रेसर प्रोटीन बनता है। ये रिप्रेसर प्रोटीन क्योंकि अभी लैक्टोज नहीं है, ऑपरेटर के साथ जुड़ता है, और ऑपरेटर आरएनए पॉलीमरेज को लाल झंडी दिखाता है और आगे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है, ये स्विच ऑफ है। अब जैसे ही लैक्टोज आया, तो लैक्टोज पक्का दोस्त है रिप्रेसर प्रोटीन का, तो लैक्टोज या वो एलोलैक्टोज में कन्वर्ट हुआ, वो रिप्रेसर प्रोटीन के साथ जुड़ेगा। यानी आई जीन अभी भी रिप्रेसर एमआरएनए और रिप्रेसर प्रोटीन बना रहा है, पर अब रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर के साथ नहीं जुड़ रहा, लैक्टोज या एलोलैक्टोज के साथ जुड़ रहा है। तो ऑपरेटर पे से रिप्रेसर प्रोटीन हटा, लाल झंडी हटी, हरी झंडी, आरएनए पॉलीमरेज ने ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करके एंजाइम बनाया, यानी स्विच ऑन हो गया। मैं दोबारा बोलती हूं, लैक्टोज एब्सेंट, स्विच ऑफ, रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड कर रहा है ऑपरेटर के साथ, आरएनए पॉलीमरेज को प्रिवेंट कर रहे हैं फ्रॉम ट्रांसक्रिप्शन। नाउ लैक्टोज या एलोलैक्टोज प्रेजेंट, स्विच ऑन, रिप्रेसर प्रोटीन लैक्टोज या एलोलैक्टोज के साथ जुड़ा, ऑपरेटर पे से हटा, ट्रांसक्रिप्शन वगैरह स्टार्ट हो जाएगा, एंजाइम्स बनेंगे। यानी स्विच ऑफ से स्विच ऑन किसने कराया? लैक्टोज या एलोलैक्टोज ने। उसे इंड्यूसर कहते हैं, इसीलिए इसे इंड्यूसिबल टाइप ऑफ ओपेरॉन कहते हैं। बड़ा ध्यान से समझिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं कह रही हूं कि लैक्टोज या एलोलैक्टोज जिसे आगे तोड़ना है उसी ने स्विच ऑफ से स्विच ऑन कराया है, वो इंड्यूसर है। इसमें से जो आई जीन है उससे जो एमआरएनए और रिप्रेसर प्रोटीन बन रहा है वो 24 घंटे बन रहा है। स्विच ऑफ था तब भी बन रहा है ऑपरेटर के साथ जुड़ने के लिए, स्विच ऑन है तब भी बन रहा है लैक्टोज के साथ, इंड्यूसर के साथ जुड़ने के लिए। इन्हें कंस्टिट्यूटिव जीन बोलते हैं, ऑल द टाइम फंक्शनिंग जीन। पर जो ZYA वाला स्ट्रक्चरल जीन है वो जब स्विच ऑन है तभी एक्टिव है, स्विच ऑफ है तो आरएनए नहीं बना रहा, यानी इन्हें लग्जरी जीन्स बोलते हैं। अब एक मजेदार बात बताती हूँ, मैंने आपसे बोला कि अभी जब स्विच ऑफ है तब तीनों एंजाइम नहीं बन रहे, फिर मैं कह रही हूं लैक्टोज अंदर आया, उसने स्विच ऑन कराया, पर लैक्टोज अंदर कैसे आया भाई?
अभी तो स्विच ऑफ था, परमेज तो बन नहीं रहा था, तो फिर लैक्टोज अंदर कैसे आया? इसका मतलब कुछ अमाउंट में हमेशा परमेज बनता है। जी हाँ स्टूडेंट, एनसीईआरटी लिखती है कि लिटिल अमाउंट में ऑलवेज स्विच ऑन रहता है, बट इट इज बियॉन्ड द स्कोप एट योर लेवल। बहुत अच्छी बात है, हमको ये सब नहीं पढ़ना है। चलो, तो स्विच ऑफ स्विच ऑन डायरेक्ट फंडा बता दिया, इंड्यूसर, रिप्रेसर, स्ट्रक्चरल जीन, प्रमोटर, ऑपरेटर सब बता दिया। ये जो पूरा डीएनए का सीक्वेंस है जो मिलकर कंट्रोल कर रहे हैं कि कब जीन का एक्सप्रेशन होना है कब नहीं, इपोजिया, IPOZYA, इस पूरे यूनिट ऑफ डीएनए को बोलते हैं ओपेरॉन। ठीक है, चलो, और आरएनए पॉलीमरेज तो प्रमोटर पे जुड़ता है, वो तो हमें ऑलरेडी पता ही है। सो ये सारा हो गया जीन रेगुलेशन। इसके अलावा हिस्टिडीन हिस ओपेरॉन भी है, वैलिन के लिए वैल ओपेरॉन है, ट्रिप्टोफैन के लिए TRP ओपेरॉन है, इस तरह से अदर ओपेरॉन्स भी है। ये तो हमने लैक ओपेरॉन की बात की जो जेकब एंड मोनार्ड जी ने हमें बताया था। अब आइए हम आ जाते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पर। माय डियर स्टूडेंट्स, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी अमेरिका ने शुरू किया था। बाद में इसमें वेलकम ट्रस्ट UK ने ज्वाइन किया, और बाद में जापान, चाइना, जर्मनी, फ्रांस एंड अदर कंट्रीज ने ज्वाइन इन किया। ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है 1990 में शुरू हुआ था। पहले सोचा था 15 साल 2005 में खत्म होगा, पर ये 2003 में कंप्लीट हो गया। सिर्फ एक क्रोमोसोम की सीक्वेंसिंग बची थी जिसपे सबसे ज्यादा मैक्सिमम जीन्स हैं, क्रोमोसोम नंबर 1, जो मई 2006 में जाके सीक्वेंस हुआ। तो ये एक मेगा प्रोजेक्ट है। मेगा प्रोजेक्ट क्यों बोल रहे हैं, आ जाओ समझो। नंबर 1, हमें यहां पर क्या करना है, हमें हमारे ह्यूमन जीनोम यानी जितने भी जीन्स हैं, किस क्रोमोसोम पे कितने जीन्स हैं, किस सीक्वेंस में जीन है, किस जीन में न्यूक्लियोटाइड का क्या सीक्वेंस है, सब कुछ पता करना है। तो मेगा प्रोजेक्ट होने के मेन 3 रीजंस हैं। नंबर 1, हमें पता है अप्रोक्सीमेटली 3 बिलियन बेस पेयर्स हैं। पर बेस पेयर सीक्वेंस करने का खर्चा $3 आता है, यानी 3 बिलियन $9 लगेंगे अकेले सीक्वेंसिंग में, और खर्चे अलग, यानी इट्स अ ह्यूज प्रोजेक्ट इन टर्म्स ऑफ मनी। नंबर 2, हम जब सीक्वेंसिंग करेंगे तो ATCG ऐसे करेंगे, तो अगर एक पेज पे 1000 लेटर लिखें और ऐसी एक बुक बनाए जिसमें ऐसे 1000 पेजेस हो, तो 3300 बुक्स लगेंगी। अगेन ह्यूज। अब केवल हार्ड कॉपी तो रखेंगे नहीं, तो हाई स्पीड कंप्यूटेशनल डिवाइसेस वगैरह बनाने पड़ेंगे, बायो इन्फॉर्मेटिक्स जिसे बोलते हैं, तो उसमें भी बहुत खर्चा आएगा। सो इट इज अ मेगा प्रोजेक्ट। इसमें साइंटिस्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स सबको इन्वॉल्व होने वाला है। अब इसके गोल्स क्या थे? गोल्स की ट्रिक है हमारी गुड सिंपल सीता। गुड मतलब जी मतलब जितने भी 20,000 से 25,000 जीन्स हैं उनकी सीक्वेंसिंग करना, उनके बारे में पता करना, टू आइडेंटिफाई ऑल दोज जीन्स। बाद में निकले 30,000 थे हालांकि। नाउ एस का मतलब है सीक्वेंसिंग करना, इन सारे जीन्स की पूरे न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस पता करना। तो गुड सिंपल, सारे जीन्स आइडेंटिफाई करना, फिर सीक्वेंसिंग ऑफ जीन्स करना। सिंपल सीता, एस मतलब ये सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, तो स्टोर करने के लिए डेटाबेस बनाना ताकि हम उस इंफॉर्मेशन को फिर रिट्राइव भी कर सके। नाउ आई से इंप्रूव्ड टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस, तो पहले हमें स्टोर करना है, स्टोर करने के बाद डेटा एनालिसिस करने के लिए भी इंप्रूव टूल्स बनाने हैं। टी मतलब ट्रांसफर करना, इसको अगर किसी इंडस्ट्री में करना है तो वो सारा अरेंजमेंट करना। और ए मतलब एड्रेस एथिकल लीगल सोशल इश्यूज, ELSI, क्योंकि बहुत सारे एथिकल लीगल सोशल इश्यूज भी इस दौरान आएंगे। तो गुड सिंपल सीता से आप ये 6 गोल्स इसके याद रख सकते हैं। इसमें ना सिर्फ ह्यूमन बल्कि नॉन ह्यूमन मॉडल्स की भी सीक्वेंसिंग कर दी थी काफी सारों की। इसकी ट्रिक है बैड क्राई, बुरी तरह रोना। बैड क्राई, बी से बैक्टीरिया, ए से अरेबिडोप्सिस पेड़ का नाम है, डी से ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई, सी से सीनोरैबिडाइटिस एलिगेंस, ये एक नॉन पैथोजेनिक फ्री लिविंग राउंड वर्म है, आर से राइज प्लांट है, और वाई से यीस्ट। सो बैक्टीरिया, अरेबिडोप्सिस प्लांट, ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई, सीनोरैबिडाइटिस राउंडवर्म, राइज प्लांट एंड यीस्ट, इनकी भी सीक्वेंसिंग की गई थी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंडर। तो मेगा प्रोजेक्ट क्यों कहते हैं, कब शुरू हुआ, कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, गोल्स क्या है, नॉन ह्यूमन मॉडल्स कौन से हैं, ये सब पढ़ लिया। अब हमको स्टूडेंट्स इसमें बात करनी है कि ये जो प्रोजेक्ट है इसमें काम कैसे किया, मेथोडोलॉजी क्या यूज की, इस पे भी PYQ आता है। देखो 2 तरीके होते हैं। एक तो साइंटिस्ट ने बोला सीक्वेंस एनोटेशन, यानी एक्सॉन इंट्रॉन सबकी पूरी सीक्वेंसिंग हम डिकोड करेंगे सीक्वेंस में। सीक्वेंस एनोटेशन कंप्लीट, इंट्रॉन एक्सॉन कंप्लीट, ब्लाइंड अप्रोच, बिना दिमाग लगाए बिना सोचे पूरा DNA की सीक्वेंसिंग करेंगे। दूसरा
एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स EST, केवल वही सीक्वेंस जो एक्सप्रेस होते हैं यानी एक्सॉन की ही टैगिंग यानी उसी की सीक्वेंसिंग करेंगे। ऑफ कोर्स सीक्वेंस एनोटेशन को साइंटिस्ट ने यूज करा। चलिए अब आइए हम एग्जैक्टली ये कैसे होता है उसको समझते हैं और साइंटिस्ट को इसमें क्या मिला उसे समझते हैं। देखो सबसे पहले क्या होगा, टोटल डीएनए आइसोलेट किया सेल से, पर टोटल डीएनए को एक साथ स्टडी करना मुश्किल है तो उसे फ्रैगमेंट्स में कट किया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यूज करके, फिर इनके क्लोन्स बना के रख लिए, इनकी मल्टीपल कॉपीज बना ली। तो उसके लिए वेक्टर्स और होस्ट की जरूरत पड़ी होगी। वेक्टर यूज करे थे इसमें BAC और YAC यानी बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो होस्ट क्या यूज हो जाएगा, बैक्टीरिया एंड यीस्ट। ठीक है, अब इसके बाद में बहुत सारे ओवरलैपिंग सीक्वेंसेस के आधार पर इनकी सीक्वेंसिंग की गई थी। कैसे, उसको अभी हम थोड़ा सा डिटेल में और जाएंगे, अभी विल रीड एवरीथिंग, डोंट वरी। इसके बाद बड़े बड़े कंप्यूटर्स बनाए, हाई स्पीड कंप्यूटेशनल डिवाइसेस, और इन कंप्यूटर्स में इस डेटा को लोड करा और इन्होंने हमें सीक्वेंस निकाल कर दिया। ये उसी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है जिस पर फ्रेडरिक सैंगर ने प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड का सीक्वेंस निकालना हमें बताया था। क्या फीचर्स मिले, क्या देखा, आइए अब हम उसको समझते हैं। स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखिएगा, 1990 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, पर इसे बोलते हैं 13 ईयर प्रोजेक्ट, 13 साल का प्रोजेक्ट, क्योंकि 2003 तक केवल अगर एक हम क्रोमोसोम 1 हटा दें तो बाकी सबकी सीक्वेंसिंग हो गई थी। अब इसके सेलिएंट फीचर्स क्या मिले थे, देखो सबसे पहले साइंटिस्ट को यह पता चला कि एग्जैक्टली 3164.7 मिलियन बेस पेयर है, नंबर वन, जिसे हम एवरेज 3.3 बिलियन लिख देते हैं ना, तो 3164.7 मिलियन बेस पेयर्स हैं। नंबर टू, ये पता चला कि एवरेज अगर हम निकालें तो पर जीन एवरेज अगर हम बात करें तो जो है 3000 क्या बोलना चाहिए मुझे, बेसेस हैं या न्यूक्लियोटाइड्स हैं पर जीन, लेकिन ये एवरेज बात कर रहे हैं 3000 एवरेज। वैसे जो लार्जेस्ट जीन है ह्यूमन डिस्ट्रोफिन, जो मसल्स में डिस्ट्रोफिन प्रोटीन है उसका जीन, उसमें 2.4 मिलियन बेसेस होती हैं। तो स्टूडेंट्स वैसे ऐसा नहीं बोल सकते हो आप, भाई एक स्टूडेंट है जिसके 90 मार्क्स आ रहे हैं, एक स्टूडेंट है जिसके 10 मार्क्स आ रहे हैं, तो आप एवरेज ऐसे थोड़ी बोलोगे दोनों के 50 मार्क्स आ रहे हैं। पर फिर भी एवरेज की बात करें तो 3000 बेसेस हैं पर जीन, और वैसे लार्जेस्ट जीन में 2.4 मिलियन बेसेस हैं जो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन का जीन है। इसी तरह से क्रोमोसोम्स की अगर हम बात करें तो क्रोमोसोम नंबर 1 में मैक्सिमम जीन है, इसीलिए उसकी सीक्वेंसिंग भी सबसे लास्ट में हुई थी मई 2006 में, 2968 जीन्स हैं। और क्रोमोसोम Y जो है उसमें सबसे कम जीन्स होते हैं, उसमें 231 जीन्स होते हैं। ठीक है, अब साइंटिस्ट ये सोच रहे थे कि 80,000 से 80,000 से 1,40,000 जीन्स हैं, पर मिले 30,000। तो देखो जहां पे गोल्स है वहां 20,000 से 25,000 जीन्स आइडेंटिफाई करना लिखा है, और फीचर्स में लिखा है कि साइंटिस्ट ने बाद में सोचा था 80,000 से 1,40,000 पर निकले 30,000। ठीक है, अब इसके अलावा ये पता चला कि 50% से ज्यादा का तो अननोन फंक्शन है, और लेस देन 2% ही है केवल जो कोडिंग एक्सॉन्स है, जो कोड करता है किसी प्रोटीन के लिए जिसका नोन फंक्शन होता है। तो मैंने यहां पर क्या बोला आपसे, ध्यान से सुनो। देखो 30, 31, 32 अलग अलग जगह आ रहा है, जैसे 3 बिलियन बेस पेयर और पर बेस पेयर $3 यानी 9 बिलियन बेस पेयर, तो यहाँ 3 आ गया। ठीक है, देन 3300 किताबें लगी थी जिसमें 1000 पेजेस और हर पेज पे 1000 लेटर, तो 33 आ गया। ठीक है, यहां देखो 3164.7 मिलियन बेसिस टोटल है बेस पेयर, तो वो 31 आ गया, 3131। देन एवरेज बात करूं तो एक जीन में 3000 हो गए, 3000। देन क्रोमोसोम 1 पे 2968, पता है मैंने कैसे याद रखा है, 3000 में से 32 माइनस कर दो, 2968। और Y क्रोमोसोम पे मैं कैसे याद रखती हूँ, देखो 231 है ना, तो 31 और 32, 31 32 ऐसे लिखो तो 231 बन जाएगा। तो 30, 31, 32 कहीं हल्का हल्का सा आइडिया लेके आप याद रख सकते हो। इसके अलावा 1.4 मिलियन लोकेशंस पे सिंगल बेस डीएनए का डिफरेंस था, यानी सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, जिसे स्निप्स बोलते हैं, SNPs। तो ध्यान रखो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन में 2.4 मिलियन बेसेस हैं, जो सबसे बड़ा जीन है, लार्जेस्ट जीन, और 1.4 मिलियन लोकेशंस पर स्निप्स पाया जाता है।
डन। अब स्टूडेंट्स आइए हम बात करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्या मतलब है? जैसे हम सबके फिंगरप्रिंट्स यूनिक होते हैं, हम सबका डीएनए भी यूनिक है, हम सबका 99.9% डीएनए सेम है, यानी केवल 0.1% डीएनए में डिफरेंस है। आप कहोगे मैम इतने से डीएनए में ही तो डिफरेंस है। स्टूडेंट्स अंबानी का 0.1% भी अंबानी की संपत्ति का बहुत बड़ा होता है। ऐसे यहाँ पे 3 बिलियन बेस पेयर्स हैं, उनमें से 0.1% डिफरेंस है, यानी 3 मिलियन बेस पेयर हमारे जीनोम में डिफरेंस है, और ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, इस कारण हम सब अलग अलग है। एलिक जेफरिस ने सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग दी थी। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार है डीएनए में यूनिकनेस, यानी डीएनए में अलग अलग होना, यानी डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। और डीएनए क्यों अलग अलग हुआ? उसका आधार है म्यूटेशन। तो म्यूटेशन डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म का आधार है, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड जेनेटिक मैपिंग का आधार है। अच्छे से क्लियर हो गया। अब म्यूटेशन कौन से वाले? भाई म्यूटेशन दो तरह के होते हैं। अगर सोमैटिक सेल में म्यूटेशन हुआ वो आगे इनहेरिट नहीं होगा। अगर जर्म सेल में म्यूटेशन हुआ लेकिन उसने फर्टिलिटी को ही इंपेयर कर दिया तो भी आगे ट्रांसमिट नहीं होगा। यानी केवल वो म्यूटेशन जो जर्म सेल में हो, नंबर 1, और नंबर 2 आगे इनहेरिट हो, फर्टिलिटी को इंपेयर ना करें, वो ही अगली जनरेशन में जाएंगे, वो ही डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म में कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है। और धीरे 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 जब डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म एक पॉपुलेशन में बढ़ता जाता है, 0.01% की फ्रीक्वेंसी हो गई है, तो हम कहते हैं एक नया अलील बन गया। ऐसे करके ही तो नए नए अलील्स बने हैं। ठीक है। अब ये तो हमने बात समझ ली है कि म्यूटेशन पॉलीमॉर्फिज्म का आधार है, और डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म मतलब जेनेटिक लेवल पर, डीएनए के लेवल पर जो हम सब में डिफरेंसेस होते हैं। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते कैसे उस पर हम आएंगे, बट उसके पहले ये जो यूनिक वाले सीक्वेंसेस है ना हमारे में, वो इंट्रॉन्स यानी जंक डीएनए होता है। ये रेपिटेटिव डीएनए है, सैटेलाइट डीएनए है। एक्चुअली रेपिटेटिव में भी जो शॉर्ट वाले उन्हें सैटेलाइट बोलते हैं, उनमें से भी ये मिनी सैटेलाइट्स है। मिनी सैटेलाइट जिन्हें VNTRs बोलते हैं, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट। टैंडम रिपीट मतलब एक के बाद एक सीक्वेंस रिपीट हो रहा है, और वेरिएबल नंबर है। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल VNTR का नंबर अलग होगा। इवन एक इंसान में क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम भी VNTR अलग होगा। और VNTR जो है इसका साइज होता है 0.1 से 220 KB। कैसे याद रखोगे? 1 2 1 के आगे पॉइंट लगा दो, 2 के आगे 0 लगा दो। 0.1 से 20 KB VNTR का साइज होता है। VNTR रेपिटेटिव डीएनए है, सैटेलाइट डीएनए है, जंक डीएनए है, इंट्रॉन है, यानी नॉन कोडिंग है। नॉन कोडिंग है। नेचर ने जान करके नॉन कोडिंग पार्ट 98% से ज्यादा रखा है, ताकि अगर म्यूटेशन हो तो एकदम से कोडिंग पार्ट में ना हो, और एकदम से जल्दी जल्दी बदलाव ना आए, जल्दी जल्दी स्पीशीज ना बने। तो VNTR रेपिटेटिव डीएनए, सैटेलाइट डीएनए, और अच्छा बोलना है तो मिनी सैटेलाइट डीएनए, 11 to 60 बेस पेयर लॉन्ग। इंट्रॉन है, नॉन कोडिंग पार्ट है, प्रोटीन्स के लिए कोड नहीं करता है। 0.1 से 20 KB इसका साइज होता है। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है, क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम भी वेरी करता है। अब ये जो सैटेलाइट डीएनए, ये कहां कहां किस चीज में अलग है? ये VNTR BSNL, बी मतलब बेस कॉम्पोजिशन। हो सकता है हम दोनों में 11 बेस पेयर लॉन्ग है वो रिपीट करने वाला सीक्वेंस, और दोनों में 100 बार भी रिपीट करता है, पर मेरे में A और T ज्यादा है, आपके में C और G ज्यादा है। बेस कॉम्पोजिशन। S मतलब हम सैटेलाइट डीएनए की बात कर रहे हैं। N मतलब नंबर ऑफ रिपीट। हो सकता है मेरे में 1000 बार रिपीट हो रहा है, आपके में 50,000 बार रिपीट हो रहा है। एंड L से लेंथ ऑफ द फ्रैगमेंट। हो सकता है मेरे में 11 बेस पेयर लॉन्ग है जो 100 बार रिपीट हो रहा है, आपके में 50 बेस पेयर लॉन्ग है जो 1000 बार रिपीट हो रहा है। तो नंबर ऑफ रिपीट्स अलग हो सकते हैं, लेंथ ऑफ द फ्रैगमेंट अलग हो सकता है, बेस कॉम्पोजिशन अलग हो सकता है। इस तरह से हम सब कहीं ना कहीं अलग है। चलिए आइए, तैयार हैं अब आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सुनने के लिए? आइए समझिए। फर्स्ट स्टेप, पहले मैं टोटल डीएनए निकालूंगी। टोटल डीएनए कैसे निकालते हैं? बायोटेक में पढ़ते हैं अपन। सबसे पहले अपन सेल वॉल तोड़ेंगे, लेकिन ह्यूमन है तो सेल वॉल तो होगी नहीं, तो डिटर्जेंट्स डालेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डाइजेस्ट हो जाएगी। फिर अपन RNAs डालेंगे, RNA टूट जाएगा। प्रोटीएज डालेंगे, प्रोटीन टूट जाएगा, यानी लाइएजेस एंजाइम्स। अब जो बचा वो डीएनए। चिल्ड इथेनॉल डालोगे तो डीएनए प्रेसिपिटेट करेगा धागे के रूप में, जो बायोटेक का फर्स्ट स्टेप है। फिर स्पूलिंग प्रोसेस से निकाल लेंगे। अब इस डीएनए के टुकड़े करेंगे, फ्रैगमेंट्स करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम डालकर, और अब इसका PCR लगा लेंगे। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बायोटेक में पढ़ते हैं, ताकि इसकी मल्टीपल कॉपीज बन जाए। यही कारण है डियर स्टूडेंट्स कि अगर एक बाल भी मिल जाए
एक हेयर, एक सेल भी मिल जाए तो पीसीआर लगाकर हम उससे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर सकते हैं। यानी सेंसिटिविटी ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ पीसीआर। बॉडी का कोई भी सेल मिलेगा, चाहे हेयर मिले, स्किन सेल मिले, वो जब सेठ जी को मार रहे हैं तो भले उनके नाखून में खूनी का बाल आ गया हो, या वो सिगार पर उसका सलाइवा उसका सेल हो, हर सेल, ब्लड सेल हो, फॉलिकल सेल हो, हेयर फॉलिकल सेल हो, कोई भी सेल है उसके अंदर सब में 46 क्रोमोसोम्स है, यानी सब में इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए है। सब में हम कहीं से भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर सकते हैं। पीसीआर के कारण इसकी संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी बढ़ गई। तो मैंने टोटल डीएनए निकाला, डीएनए के पीसेस करे, पीसीआर लगा के उसकी मल्टीपल कॉपीज बना के रख ली। अब मैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस लगाऊंगी। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस लगाऊंगी मतलब मैं डीएनए के फ्रैगमेंट्स को सेपरेट करूंगी अकॉर्डिंग टू देयर साइज, जो हम बायोटेक में पढ़ते हैं। अब मैं क्या करूंगी इसमें, अभी ये डबल स्ट्रैंडेड है, मैं अल्कली डाल दूंगी तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब जेल तो टूट सकता है, तो मैं इसे नाइट्रोसेल्यूलोज या नाइलॉन पेपर पे ट्रांसफर करूंगी। डीएनए को ट्रांसफर कर रही हूँ, इसे सर्दन ब्लॉटिंग कहते हैं। ये स्टेबल सरफेस पे शिफ्ट कर दूंगी। तो मैं क्या कर रही हूं, एक तो जो क्राइम साइट से मुझे डीएनए मिला है उसका मैंने ये सब कुछ किया, और दूसरा जिन दो नौकर पे शक है, मान लो रामू और शामू, तो उनका ब्लड सैंपल लिया, उसमें से डब्ल्यूबीसी में से डीएनए निकाला और उसमें भी ये सब कुछ कर दिया। यानी मेरे पास सर्दन ब्लॉटिंग करके अब रामू का, शामू का और क्राइम साइट असलियत में जो मुझे खून मिला था वहां का जो डीएनए है वो सबके पीसेस अकॉर्डिंग टू देयर साइज सेपरेट हो गए। अब मैं क्या करूंगी, देखो जो क्राइम साइट पे डीएनए मिला है ना, उसकी डिटेल्स मैंने कंप्यूटर में डाली। कंप्यूटर ने मुझे निकाल कर दे दिया कि इसमें कितने वीएनटीआर है, किस वीएनटीआर का लेंथ कितना है, उसमें सीक्वेंस क्या है, सब कुछ आ गया मेरे पास। मान लो उसमें 1000 वीएनटीआर्स थे, पूरी डिटेल मेरे पास आ गई। अब मैं उस वीएनटीआर का प्रोब बनाऊंगी लैब में आर्टिफिशियली। प्रोब मतलब मैं उस वीएनटीआर का कॉम्प्लीमेंट्री सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाऊंगी और उसे एक रेडियो एक्टिव मटेरियल से टैग कर दूंगी। सो सिंगल स्ट्रैंडेड रेडियो एक्टिव टैग्ड वीएनटीआर प्रोब बना लूंगी। अब मैं इन प्रोब्स को रामू शामू का जहां वो मेरा सर्दन ब्लॉटिंग करके प्लेट है उस पर डाल दूंगी, यानी हाइब्रिडाइजेशन करवाऊंगी। किसका, जो मेरे डीएनए के पीसेस हैं उसको विथ वीएनटीआर प्रोब। देखो समझो, क्राइम साइट पे अगर रामू का ब्लड था तो यहां भी रामू के टुकड़े, फ्रैगमेंट्स, और जो क्राइम साइट का फ्रैगमेंट्स है वो सेम होंगे। और मैंने क्राइम साइट वाले का वीएनटीआर प्रोब बनाया है कॉम्प्लीमेंट्री, यानी जब मैं ये कॉम्प्लीमेंट्री वीएनटीआर प्रोब डालूंगी तो रामू वाले पीसेस के साथ कॉम्प्लीमेंट्री होने के कारण वो जुड़ जाएगा। शामू के साथ पूरे नहीं जुड़ेंगे पर रामू के साथ जुड़ जाएंगे। तो मैंने इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन कराया वीएनटीआर प्रोब के साथ। अब मैं एक्सरेज डालूंगी, ऑटो रेडियोग्राफी, तो उसके कारण रेडियो एक्टिविटी के कारण वो चमकेंगे, डार्क बैंड्स के रूप में दिखेंगे। तो मुझे बिल्कुल क्लियर दिख जाएगा, ये देखो रामू का और क्राइम साइट का बिल्कुल एग्जैक्ट बैंड्स बन रहे हैं। यानी कि रामू खूनी है या नहीं मुझे नहीं पता, पर ये खून रामू का है, वो पुलिस का काम है मर्डर पता करना। आ रहा है समझ में। तो पैटर्निटी केसेस, क्योंकि वीएनटीआर्स इनहेरिटेबल होते हैं, पैटर्निटी केसेस या फॉरेंसिक केसेस या मेडिको लीगल केसेस जहां पर होते हैं, वहां पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जबरदस्त हमें यूनिक आइडेंटिटी पता करने में हेल्प करती है। तो मैंने टोटल डीएनए निकाला, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से फ्रैगमेंट्स किए, पीसीआर लगा के उनकी मल्टीपल कॉपीज बना ली, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर दिया, उसके बाद मैंने उसे सर्दन ब्लॉटिंग कर दी, फिर मैंने वीएनटीआर प्रोब के साथ हाइब्रिडाइजेशन करा दिया, फिर ऑटो रेडियोग्राफी एक्सरेज के थ्रू डार्क बैंड्स के रूप में चेक कर लिया कि ये किसका है। आ गए मजे, आगे बढ़े। सो स्टूडेंट्स बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा कि अलील तब कहेंगे जब उस डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म की फ्रीक्वेंसी 0.01 हो जाए पॉपुलेशन के अंदर, और वीएनटीआर जो है उसका साइज 0.1 से 20 केबी होगा। ठीक है, दोनों इन्फॉर्मेशन याद है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर का पॉडकास्ट खत्म होता है। ये बहुत बड़ा चैप्टर था, लेकिन हमने कोशिश की है कि वन शॉट में, वन गो में, पॉडकास्ट के फॉर्म में सारी एनसीईआरटी को अपने दिमाग में, ब्रेन में कर ले सेट। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। टिल देन ऑल माय लव एंड ऑल माय ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।